मित्रों, जय माता की नमस्कार। संजय बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? आज हम चर्चा करते हैं लाल किताब के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की, और इस विषय को समझने के बाद आप पाएंगे कि वर्षफल के अंदर जो सरप्राइजेज हैं आपके जीवन के, एक हैं, दो हैं, तीन हैं। कईयों के जीवन में कई भी हो सकते हैं, कईयों के जीवन में एक ही सरप्राइज हो सकता है, और कईयों के जीवन में कोई भी सरप्राइज ना हो। तो उसको लाल किताब में धोखे का नाम दिया गया। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा धोखा। अब धोखा भी मित्रों लाल किताब में कई तरह का होता है। धोखा घर का धोखा होता है, जो कि लाल किताब के 10वें घर में जो पेज नंबर 79 पे जो 10th हाउस के बारे में जो लिखा गया है, उसको धोखे का घर भी बताया गया है। और उसके अलावा जो एक टेबल है, मैं आपके सामने वो टेबल दिखाता हूँ आपको। ये वाली, ये लाल किताब के 117 पेज पे है। ये जो तीर के निशान लगे हुए, ये इन घरों में आए हुए ग्रहों के बीच का धोखा होगा। तो एक ये धोखा हो गया। और इसके अलावा आप देखोगे लाल किताब में और भी कई जगह पे धोखे का वर्णन है। जैसे कि जो धोखे के ग्रह का 12 साला चक्र होता है, जो आम उम्र में यानी कि वर्षफल में धोखे के ग्रह का जो 12 साला चक्र होता है, जो सूर्य की तरतीब को लेकर निकाला जाता है, एक वो धोखा होता है। एक धोखे का ग्रह होता है महादशा में धोखे का ग्रह। तो ये कई चीज़ों के हिसाब से धोखा निर्धारित होता है, और फिर इन सब कंसेप्ट्स को कंबाइन करके उस वर्षफल में 1, 2 या 3 धोखे, ये जितने भी धोखे आपको मिलने यानी कि सरप्राइजेस। अब धोखे को आप नकारात्मक मत लीजिए कि भाई वो तो कोई खराबी वाला होगा, उसमें तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की आशंका होगी। ऐसा नहीं है। उसमें अच्छा भी हो सकता है और उसमें बुरा भी हो सकता है। अच्छा होगा वो भी दोगुना होगा, और जो बुरा होगा वो भी दोगुना होगा। तो आज इस विषय पे बात करेंगे, और इसके जानने का आपको फ़ायदा क्या होगा। इसके जानने के बाद आप वर्षफल में जो सरप्राइजेस प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे, वो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और आप बता पाएंगे कि ये धोखा किस तरह का होगा। तो चलिए विषय में प्रवेश करते हैं और बात करते हैं धोखे की। अब धोखे को समझने के लिए पहले हम उसको डिफ़ाइन करते हैं जिस तरह से वो हमारी लाल किताब में दिया गया है। यानी कि आप इसको 1940 में पढ़ लीजिए, 1942 में पढ़ लीजिए, या 1952 में पढ़ लीजिए। तीनों में इसकी एक ही परिभाषा दी गई है, जो धोखे का घर यानी कि 10वां घर है उसकी। अब उसके बारे में क्या लिखा गया है लाल किताब में, मैं अक्षर से पढ़ता हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ही मैं इस वीडियो में जो कंसेप्ट धोखे का आपको बताऊँगा, आप उसको फलित करने का ज्ञान सीख जाओगे, फलित करने का इल्म सीख जाओगे। तो वो क्या है कि 10वें घर के बारे में लिखा हुआ है, जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे, इस 10वें घर के बारे में, कि इस घर बमुजिब वर्षफल में आया हुआ ग्रह धोखे का ग्रह होगा, जो अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। अगर 8वां मंदा है यानी कि 8th हाउस, अगर ये हाउस मंदा है यानी कि इसमें कोई बुरा ग्रह आ गया है, अगर 8वां घर मंदा है तो दुगना मंदा असर होगा, यानी कि उस धोखे का दुगना मंदा असर होगा। और अगर खाना नंबर 2 नेक है तो उस धोखे का असर दुगना नेक होगा। अगर दोनों तरफ बराबर यानी कि दोनों तरफ ग्रह बैठे हों तो फिर बराबर, अगर दोनों तरफ बराबर तो अच्छा असर पहले होगा और बुरा असर बाद में होगा। और अगर 8 और 2 दोनों खाली हैं लेकिन 10वें में ग्रह हैं, तो फिर आप 3 को देखोगे, 3 में नहीं है तो 5 को देखोगे, 5 में नहीं है तो 11 को देखोगे, यानी कि 3, 5 और 11 इनको देखोगे। और अगर इनमें भी ग्रह नहीं है तो फिर शनि की हालत से धोखे का निर्णय होगा, यानी कि जहाँ भी शनि बैठा है, शनि अच्छा होके बैठा है, बुरा होके बैठा है। तो ये मित्रों धोखे की स्क्रिप्ट है। अब इस स्क्रिप्ट में हमें क्या समझ में आया कि पहली बात, वर्षफल में 10वें में ग्रह होना चाहिए। अगर 10वें में ग्रह नहीं है तो फिर हम धोखे की परिभाषा से बाहर निकल के फलित करेंगे। दूसरी बात, अगर 8वें में ग्रह है तो उस धोखे के मंदा होने के आसार हैं, यानी कि 8वें में अगर ग्रह है तो हम सिर्फ मंदे को फलित करेंगे, नेक की बात नहीं करेंगे कि 8वें में अगर ग्रह है तो मंदा धोखा होगा या नहीं होगा। बस नेक के लिए हम दूसरे भाव में जो ग्रह आया हुआ है उसके रिश्ते को देखेंगे 10वें भाव में बैठे हुए ग्रहों के साथ। तो दूसरे का ग्रह अगर 10वें के ग्रहों के साथ मित्र होगा तो वो धोखा
नेक असर का होगा। अगर दूसरे का ग्रह 10वें के ग्रहों का मित्र नहीं है यानी कि शत्रु है, तो वो असर, वो धोखा नेक असर का नहीं होगा। तो दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में हम मंदे की बात नहीं करेंगे, 8वें के कॉन्टेक्स्ट में हम नेक की बात नहीं करेंगे, या इसके उलट बोलें तो दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ नेक की बात करेंगे, यानी कि नेक को डिफाइन करेंगे, धोखा नेक है या नहीं है। 8वें के कॉन्टेक्स्ट में हम धोखा मंदे को डिफाइन करेंगे कि धोखा मंदा है या नहीं है। ये स्क्रिप्ट है मित्रों, इसको अगर आप भूल जाओगे तो फिर आप अपने ढंग से फलित करके कुछ और ही खिचड़ी बना लोगे, जिससे कि धोखा ना निकल के वो कुछ और निकल आएगा। और इसमें हम सिर्फ 2, 8, 10 या फिर अगर इनमें 8 और 10 में ग्रह नहीं है तो 3, 5, 11 और शनि, इनसे बाहर जाके फलित नहीं करेंगे। यानी कि हम ये नहीं देखेंगे कि दूसरे में अगर ग्रह बैठा है और इसको छठे से टक्कर आ रही है, 12वें से मिलान हो रहा है, हम वो बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें दूसरे के ग्रह को फलित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ धोखे को डिफाइन कर रहे हैं कि धोखा मंदा होगा या नेक होगा, बस। अब हम बात करते हैं इनमें ग्रहों को रख के। अब मान लीजिए हम दूसरे भाव में केतु को बिठा देते हैं, 10वें भाव में हम चंद्रमा को बिठा देते हैं और 8वां भाव खाली कर देते हैं। दूसरे भाव में केतु है, 10वें में सूर्य, बुध और चंद्र है, 8वां भाव खाली है। अब स्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी खाना नंबर 10 में, जो 79 पेज 1952 में, आप इसको खोल के उस स्क्रिप्ट का पहला पैरा पढ़ सकते हैं। जो स्क्रिप्ट हमने पढ़ी उसमें धोखे की परिभाषा लिखी हुई है कि भी अगर 8वें में ग्रह नहीं है तो इसका मतलब मंदे की अब चर्चा खत्म हो गई, मंदे की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये डिफाइन करेंगे कि दूसरे का केतु और 10वें का सूर्य, बुध और चंद्रमा, इनके बीच में धोखा नेक होगा या नहीं होगा, बस। अब इनके रिश्ते की बात करते हैं ग्रहों के आपस में। केतु का सूर्य के साथ क्या रिश्ता है? दुश्मनी का रिश्ता है, तो यानी कि ये धोखा नेक नहीं होगा। केतु का बुध के साथ क्या रिश्ता है? दुश्मनी का रिश्ता है, तो ये धोखा नेक नहीं होगा। केतु का चंद्रमा के साथ क्या रिश्ता है? शत्रुता का है, तो ये धोखा नेक नहीं होगा। यानी कि इस सिचुएशन में, वर्षफल में अगर आपके ग्रह आ जाएं तो 2 और 10 के बीच में ये ग्रह बैठे हों तो हम ये कह सकते हैं कि ये धोखा नेक नहीं होगा। मंदे की तो बात ही खत्म होगी, लेकिन नेक भी नहीं होगा। आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। अब हम 2 में मंगल को बिठा लेते हैं और 10 में सूर्य, बुध और चंद्र, इनको बिठा देते हैं। 10 में सूर्य, बुध, चंद्र हैं और फिर भी 8वें को भी खाली रखते हैं। तो अब इस स्थिति में कैसा धोखा रहेगा? क्योंकि 8वां खाली है, इसलिए ये धोखा मंदा तो नहीं होगा उस वर्षफल का, ये क्लियर हो गया क्योंकि 8वां खाली है। दूसरे में मंगल है, मंगल सूर्य का मित्र है, तो मंगल और सूर्य की वजह से ये धोखा नेक होगा। मंगल और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, इसलिए मंगल और चंद्रमा की वजह से ये धोखा नेक होगा। मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, इसलिए मंगल और बुध की वजह से ये धोखा नेक नहीं होगा। मंदे की बात नहीं करना दूसरे के साथ मित्रों, ध्यान रखना। मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, लेकिन हम सिर्फ ये ही डिफाइन कर रहे हैं कि ये धोखा नेक नहीं होगा, बस। तो अब आप इसको अगर फलित में कहीं यूज़ करना चाहोगे तो आप ये कह सकते हो कि मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं, इसलिए उस जातक की मान मर्यादा में इस साल बढ़ोतरी होगी। मंगल और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, तो उस जातक के रुपए पैसे में इस साल बढ़ोतरी होगी। मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, इसलिए आप ये कह सकते हो कि उसके व्यापार में, बहन बेटी बुआ में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि हम मंदे की तो बात ही नहीं करें, मंदा नहीं बोलेंगे हम उसको, हम कहेंगे कि अच्छा नहीं होगा। आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब तीसरे उदाहरण में हम 8वें घर में शुक्र को बिठा देते हैं और दूसरा खाली छोड़ देते हैं। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से हम ये कहेंगे कि क्योंकि दूसरा खाली है, इसलिए ये धोखा नेक तो नहीं होगा। नेक की तो बात ही खत्म होगी क्योंकि दूसरा खाली है, नेक की परिभाषा ही खत्म होगी। अब हमें सिर्फ ये डिफाइन करना है कि ये मंदा होगा कि नहीं होगा, बस। क्योंकि 8वें के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं और स्क्रिप्ट पे ध्यान देना। तो शुक्र का सूर्य के साथ क्या रिश्ता है? दुश्मनी का रिश्ता है, यानी कि ये धोखा मंदा होगा। शुक्र का चंद्रमा के साथ क्या रिश्ता है? शत्रुता का रिश्ता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम कह सकते हैं कि ये धोखा मंदा होगा। शुक्र का बुध के साथ क्या रिश्ता है? मित्रता का रिश्ता है, तो ये धोखा शुक्र और बुध के कॉन्टेक्स्ट में मंदा नहीं होगा। नेक की शर्त नहीं है, क्योंकि नेक के लिए हमें दूसरे में प्लैनेट देखना है। आशा करता हूँ कि तीसरा उदाहरण भी आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं एक चौथा उदाहरण।
अब इसमें हमने तीनों में प्लैनेट बिठा दिए, 2 में चंद्रमा, 10 में सूर्य और 8 में राहु। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट के हिसाब से, पहले 8 के साथ देखते हैं। तो सूर्य और राहु आपस में क्या हैं, शत्रु हैं, यानी कि सूर्य और राहु के कॉन्टेक्स्ट में यह धोखा मंदा होगा। समझ रहे हो कि नहीं आप। और फिर डिफाइन करते हैं 2 के कॉन्टेक्स्ट में, 2 में चंद्रमा बैठा है जो कि सूर्य का मित्र है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के कॉन्टेक्स्ट में ये धोखा नेक होगा। तो अब पूरी स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर दोनों तरफ ग्रह हों तो क्या लिखेंगे कि पहले अच्छा असर होगा और फिर बुरा असर होगा, यानी कि उस वर्षफल में पहले सूर्य और चंद्रमा के धोखे के नेक असर आएंगे और फिर सूर्य और राहु के मंदे असर आएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि धोखे को अब इस ढंग से डिफाइन करेंगे कि पहले नेक असर आएंगे सूर्य और चंद्रमा के कॉन्टेक्स्ट में और फिर सूर्य और राहु के कॉन्टेक्स्ट में मंदे असर आएंगे। अब इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें ग्रह बदल लेते हैं। अब इसमें 2 में हमने सूर्य बिठा लिया, 10 में बुध और 8 में शुक्र बिठा दिया। अब ये धोखा कैसा होगा, ये धोखा बड़ा विचित्र होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ग्रहों की स्क्रिप्ट भी काम करती है आपस में। तो सूर्य और बुध के कॉन्टेक्स्ट में, या पहले हम 8वें का डिफाइन करते हैं, क्योंकि जैसे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि पहले 8वें को लेके देखें। तो 8वें को लेके सूर्य और बुध के बीच में, शुक्र और बुध के बीच में मित्रता का रिश्ता है। लेकिन लाल किताब में शुक्र 8 के बारे में ये लिखा हुआ है कि शुक्र 8 का वही असर होगा जो कि दूसरे भाव के ग्रह का होगा, यानी कि अब शुक्र 8 के असर भी सूर्य 2 डिफाइन करेगा। तो 2 में सूर्य का बुध के साथ जैसा रिश्ता होगा वैसे ही बुध और शुक्र के रिश्ते के फल होंगे, जबकि ये दोनों मित्र हैं। कि अगर सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं तो यानी कि ये धोखा सूर्य और बुध का नेक होगा, और उसी के सापेक्ष में बुध और शुक्र के बीच का जो मंदा असर है वो नहीं होगा। बुध और शुक्र के बीच में जो धोखा है उसका मंदा असर नहीं होगा, लेकिन सूर्य और बुध के बीच में क्योंकि नेक असर है। अब इसमें अगर हम सूर्य को निकाल के यहाँ पे मंगल देव को बिठा दें तो ये सारी परिभाषा बदल जाएगी। अब बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, लेकिन क्योंकि बुध और मंगल के बीच में धोखा नेक नहीं है, धोखा नेक नहीं है, इसी वजह से बुध और शुक्र के बीच में मंदा होगा। ये ध्यान देने वाली बात है मित्रों। ये दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन गलती मत करना, क्योंकि शुक्र 8 का निर्णय दूसरे के भाव का रिश्ता लेगा। ये ऐसा लाल किताब में शुक्र 8 के बारे में लिखा हुआ है। तो ये था मित्रों 10वें घर का धोखा वर्षफल में। अब इसको लेके हमें कंफ्यूज नहीं होना है इस चार्ट के संदर्भ में कि इस चार्ट में ग्रहों के धोखे दिए लिखे हुए हैं, जो ग्रह आपस में रिश्ते रखेंगे। और ये वाले धोखे कहाँ डिफाइन किए गए लाल किताब में, मैं आपको पेज दिखाता हूँ। 1952 में पेज नंबर 112 पे जो आप देखते हो ना, ए और बी वाले धोखे, जिसमें वाहम दृष्टियाँ, आम हालात, टकराव, बुनियादी धोखा, मुश्तरका दीवार वाली रिश्ते, ये सब जो ग्रहों की दृष्टियाँ जो आपस में डिफाइन की गई हैं लाल किताब में, वहाँ पे ये वाले जो ग्रहों के धोखे हैं उनको डिफाइन किया गया है। यानी कि ग्रह किस घर में आए और उनका आपस में धोखा कैसे होगा, तो वो ग्रहों का धोखा है। लेकिन इसमें हम वर्षफल में 10वें घर का धोखा डिफाइन कर रहे हैं। इसमें हम वर्षफल में 10वें भाव का धोखा डिफाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा भी, जैसे मैंने पहले जब मेरी वीडियो शुरू की थी उसमें बताया था कि जो आम उम्र है, यानी कि वर्षफल की कोई भी उम्र है, उसमें धोखे का ग्रह भी होगा। धोखे का ग्रह भी होता है एक, जो हिडन होता है, जो इसमें नहीं दिख रहा। आम उम्र में धोखे का ग्रह भी होता है, वो एक अलग चैप्टर है जो कि लाल किताब के 1942 में, पेज नंबर नोट कीजिए, 72-73 पे लिखा हुआ है, और 1952 में 148, 148 एंड 149 पे लिखा हुआ है। आम उम्र में धोखे के ग्रह का 12 साला चक्र। अब वो हम इस वीडियो में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे और 20 मिनट चाहिए, तो वो फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। और फिर उसके अलावा भी एक और धोखा है कि जो आपकी महादशा होती है, जो 35 साला चक्र होता है, उसमें जो आपकी महादशा होती है उसमें भी एक धोखे का ग्रह होता है। अब महादशा का धोखे का ग्रह और जो आम उम्र के 12 साला चक्र में जो धोखे का ग्रह होता है, उनको मिला के धोखा डिफाइन होता है। लेकिन मैं सिर्फ 10वें भाव के कॉन्टेक्स्ट में आपको धोखे को बता रहा था। तो ये आप ज़रूर समझिए, क्योंकि इससे वर्षफल देखते ही आप बता सकते हो इस वर्षफल में मेरे लिए 2, 10 और 8 के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव सरप्राइजेस होंगे या नेगेटिव सरप्राइजेस होंगे। अब इसमें हम उदाहरण और भी ले सकते हैं कि जैसे मैंने जो स्क्रिप्ट में पहले बताया था कि
अगर दूसरा और 8वां खाली है, यानी कि इनमें ग्रह नहीं है, तो फिर हम तीसरे के ग्रह के साथ बुध का रिलेशन देखेंगे और धोखा डिफाइन करेंगे। तीसरे में भी नहीं है तो 5वें के साथ देखेंगे, 5वें में भी नहीं है तो 11वें के साथ देखेंगे। इस तरह से ये धोखा डिफाइन होगा। अगर इन तीनों में भी ग्रह नहीं है, यानी कि 2, 8, 3, 5 और 11, इन सब में ग्रह नहीं है, तो जहाँ भी कुंडली में शनि बैठा होगा, सिर्फ शनि की हालात को देख के धोखा डिफाइन करेंगे। शनि का 10वें में बैठे हुए ग्रह के साथ रिश्ते को देख के नहीं, क्योंकि लाल किताब में लिखा हुआ है कि अगर इन 5 भावों में ग्रह नहीं है और 10वें में ग्रह है, तो सिर्फ शनि की हालात को देख के धोखा डिफाइन होगा, ना कि शनि का 10वें घर के रिश्ते के साथ। तो इसलिए वहाँ पे आप धोखा मत खाना। तो मित्रों, ये था लाल किताब में 10वें घर के धोखे को लेके मेरा अपना विवरण। आपका कोई सवाल हो, मैं ज़रूर समझता हूँ कि आप में से बहुत लोगों के धोखे का जो कंसेप्ट आप लोगों ने समझ रखा है वो हिल गया होगा और आपके बहुत सवाल होंगे। मैं पहले भी मेरे जो YouTube के चैट है, अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत लंबी लंबी चर्चाएं मेरे YouTube के व्यूअर्स के साथ होती हैं और मैं सबको जवाब देता हूँ। आप कोई भी व्यक्ति एक भी ऐसा चैट नहीं निकाल सकता कि जिसका मैंने जवाब ना दिया हो। तो इसलिए आपका कोई सवाल हो तो हम इस धोखे के 10वें घर के बारे में और भी आप सवाल हो तो आप पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन इसको अगर आप समझ जाओगे तो 30 सेकंड में जैसे ही आप वर्चुअल चार्ट देखोगे, आप इस सरप्राइज़ का एकदम आंकलन कर लोगे। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।